हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 27 तक देखा। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 28 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और यह देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यानी कि हमारे भारत का जो दक्षिणी आधा भाग है, निचला हिस्सा है, उसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, शिवालिक का विस्तार है। दोस्तों, शिवालिक बाह्य हिमालय का एक हिस्सा है जो कि पोतबार बेसिन और तीस्ता के मध्य स्थित है। कहाँ स्थित है? पोतबार बेसिन और तीस्ता के मध्य स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, बाह्य हिमालय की लंबाई टोटल 2400 किलोमीटर है और इसका निर्माण संगुटिकाएं यानी कि रेत, पत्थर, गाद, बजरी एवं मलबा के जमाव की वजह से हुआ है। अगला प्रश्न है, कोण मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों, कोण मुद्रास्फीति को खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अलमंदेब नामक जल संधि जोड़ती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। किससे है? भुगतान संतुलन से है। इसका गठन गरीबी के अनुदान के लिए किया गया था। और गठन अगर पूछे कब किया गया था रंगराजन समिति का, तो याद रखिएगा 1993 ईस्वी में गरीबी की समस्या को निदान करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसी भी व्यक्ति का जो वास्तविक जीवन स्तर होता है उसका आकलन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण यह कुल बचत पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। अब सेबी का फुल फॉर्म अगर पूछे तो याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1998 ईस्वी को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दोस्तों, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया था? दोस्तों, भारत में पहली बार वैट यानी कि मूल्य संवर्धित कर 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में इसे लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2005 को। वैट मतलब वस्तु, वैट किस पे लगता है? अगर बात करें मूल्य संवर्धित कर लगाने की तो ये किस पे लगता है? तो याद रखिएगा, वस्तु और सेवा पर लगाया जाने वाला कर को मूल्य संवर्धित कर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर का संबंध है। तो दोस्तों, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो यह ध्वनि प्रदूषक से है। किससे है? ध्वनि प्रदूषक से। ग्रीन मफलर कहते किसको हैं? तो दोस्तों, सड़क के किनारे या फिर औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, बहुत ज़्यादा हल्ला होता है, तो उस शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए जो सड़क है उसके किनारे 4-5 क्यारियाँ करके पेड़ को लगाया जाता है। और पेड़ जो है वह ध्वनि को अवशोषित करके
शोरगुल को कम करता है, इसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किससे संबंधित है, तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। ज्वार और भाटा क्यों उठती है, यानी ज्वार उसको कहते हैं जो समुद्र की लहरें ऊपर उठती है, और भाटा जो कहते हैं उस वो लहर जब नीचे आती है तो उसको भाटा कहते हैं। तो यह होता क्यों है, तो यह सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, गिर उद्यान जो है, जो कि गुजरात में स्थित है, गिर उद्यान यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान है। किसके लिए है, एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब राजाजी उद्यान की बात करें तो दोस्तों, राजाजी उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है। पेंच उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी। दोस्तों, नई वन नीति जो है यह 1988 ईस्वी में लागू की गई थी। कब लागू की गई थी, 1988 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है। तो जो 5 झील है, ग्रेट लेक 5 झीलों के समूह को कहते हैं। उसमें कौन कौन सा झील आता है, तो उसमें है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओटारियो। ये 5 झील मिलकर ग्रेट लेक बनाता है। इसमें कौन सा नहीं है, तो ग्रेट बैरियर जो है यह ग्रेट लेक का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, किसी भी राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगाना होता है तो संसद में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं वह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है, तो साधारण बहुमत द्वारा यह राष्ट्रपति शासन का जो प्रस्ताव होता है उसे पारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है, चलिए पहले पढ़ते हैं। पहला कथन है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, जो कि सही है दोस्तों। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। दूसरा है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे, ना कि लेमेस्टर। तो दूसरा कथन गलत है, इसलिए इसका सही आंसर केवल 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा 41वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा से आयोग के सदस्य की सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, यह भारत की देन है। तो दोस्तों, संसद में जो शून्यकाल है यह भारत की ही देन है, यानी भारत के द्वारा शून्यकाल स्टार्ट किया गया है। दूसरा है, यह 1962 ईस्वी में जारी किया गया था। ये भी सही है, यह 1962 ईस्वी में जारी किया गया था। तीसरा है, यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी के सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर को
आर्टिकल 95A के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, यानी उस पर कोई कर नहीं होता, वो आयकर यानी कर नहीं देता, ये भी सही है। तीसरा है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी सही है। चौथा है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड के लिए क्षमा कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के तहत आती है, ना कि 76 के तहत। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल की बात कही गई है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? तो दोस्तों, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुलिस कार्रवाई से दोस्तों हैदराबाद को मिलाया गया था और विलय पत्र से जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों, भारत की जो 22 भाषाएं हैं वह 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। तो दोस्तों, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र करता था। कौन करता था? उग्र, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों, द्वितीय क्रम के जो जैन तीर्थंकर थे वो अजीतनाथ थे। कौन थे? अजीतनाथ। प्रथम कौन थे? तो प्रथम ऋषभ देव थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे और संभवनाथ जो थे ये तीसरे तीर्थंकर थे। दोस्तों, टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन जैन धर्म की स्थापना की बात करें तो ऋषभ देव ने की थी, लेकिन वास्तविक स्थापना का प्रश्न किया जाता है तो वो महावीर स्वामी इसका आंसर होता है। तो महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपनिषद। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? दोस्तों, अशोक के 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6ठा शिलालेख। 7वां शिलालेख जो है दोस्तों वो सबसे बड़ा शिलालेख, सबसे लंबा शिलालेख माना जाता है अशोक का, जिसमें अशोक ने सभी मनुष्य को मेरा बच्चा माना हुआ है, यानी ये सभी मनुष्य को उन्होंने अपना बच्चा कहा है 7वां अभिलेख में। और 11वां अभिलेख की बात करें तो इसमें धम्म की चर्चा की गई है, जिसमें अहिंसा और सहिष्णुता की बात की गई है। अगला प्रश्न है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है वन रोपण। आप लोग जानते हैं कि अभी औद्योगिकीकरण की वजह से वन को बहुत ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो श्रेष्ठतम जीवन यापन के लिए वृक्ष का लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनारोपण। अगला प्रश्न है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो दोस्तों, अब्दुल रज्जाक जो था यह फारस का रहने वाला था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फारस। दोस्तों, अगर पूछे आपसे कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखिएगा देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने हरमदल से अपने आप को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था?
तो दोस्तों अकबर हरम दल से अपने आप को पूर्णतः 1562 ईस्वी में मुक्त कर लिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपसे अगर पूछे कि हरम दल की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिएगा हरम दल की स्थापना अकबर की धाई माँ महामंगा ने की थी। किसने की थी? अकबर की धाई माँ थी महामंगा, उसने हरम दल की स्थापना की थी। ये स्त्रियों के लिए था, तो इससे अकबर अपने आप को मुक्त 1562 ईस्वी में कर लिया था। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापा की संधि के साथ समाप्त हुआ। किसके साथ समाप्त हुआ? एला सापा की संधि के साथ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे अगर पूछे दोस्तों कर्नाटक युद्ध को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा सेंट थॉमे का युद्ध के नाम से जानते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध को। ये हुआ कब था? तो यह 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक चला था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? तो दोस्तों प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम्हर्स्टन के समय में लड़ा गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ कब था अगर पूछे तो 1824 से 26 ईस्वी के बीच हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। उस समय वाइसराय लॉर्ड एम्सहर्स्ट थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? दोस्तों यह टी.आर. होम्स ने कहा था 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? बताइए दोस्तों सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो यह एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला है, भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग को भेजा गया था। तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा है, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग को भेजा गया था। ये भी सही है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग आए थे। ये भी सही है। तो इसका सभी का सभी कथन यानी ए बी सी तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के तहत किया जाता है। दूसरा है पराली पादपों का अध्ययन। दोस्तों पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी में किया जाता है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलियोबॉटनी में किया जाता है और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के तहत किया जाता है। इसका सही आंसर 1, 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, R.H. विटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? दोस्तों R.H. विटकर के द्वारा जीवों को टोटल 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। किसमें किया गया था? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी तथा एनिमिला में इसको वर्गीकृत किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो शैवाल बर्फ पर उगते हैं उसको क्रिप्टोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइटस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों अर्जिमोन के बीज को सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो कौन से विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लोविन विटामिन जिसका नाम क्या है? राइबोफ्लोविन। याद रखिएगा इस विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग यानी कि मुंह में छाले आना, ओठ का फटना ये बीमारी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिनकोना पादप के किस भाग से
कुनैन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सिनकोना पादप के छाल से कुनैन प्राप्त होता है। किससे होता है? इसके छाल से कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन एक प्रकार का औषधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाचन हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? इसमें से कौन सा पाचन हार्मोन है जो छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कैलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, मोटिलिन, ये तीनों के तीनों हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों कांच का जो लाल रंग है वो क्यूप्रस लवण की वजह से कांच का रंग लाल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यूप्रस लवण। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ तत्व दिया हुआ है, दूसरा उसका प्रयोग यानी कि किस चीज़ के लिए उसका यूज़ किया जाता है वो दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। पहला है यूरेनियम का समस्थानिक या नाभिकीय ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम के समस्थानिक का। कोबाल्ट का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन की कमी से गलगंड नामक रोग होता है, गलगंड के उपचार में भी आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। रेडियम का द्वितीयक कैंसर में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 4, 1, 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस का समूह कहते हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी के समूह नंबर 18 को उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस का समूह कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो सिल्वेनाइट जो है दोस्तों यह गोल्ड का अयस्क है। किसका है? गोल्ड का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहले है, इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह एक सदिश राशि है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक सदिश राशि है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा भूकंपीय तरंग, एस तरंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस तरंग जो है वो एक भूकंपीय तरंग है और इस तरंग का जो प्रकृति है वह अनुप्रस्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो इसमें से जो गामा किरण है इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, गामा किरण का उपयोग। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? दोस्तों प्रकाश की किरण को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो सबसे अधिक जो विचलित होता है वो बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का। और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे अधिक लाल रंग का तरंगदैर्घ्य और सबसे कम बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। लेकिन विचलन पूछा है तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैगनी रंग। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।